जल निगम कर्मचारियों को 5 माह की सैलरी न मिलने से कर्मचारी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। अयोध्या जल निगम जल संस्थान के मीडिया प्रभारी हसन अली ने बताया कि 5 महीने की सैलरी न मिलने से कर्मचारियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कितने कर्मचारी तो ब्याज पर पैसा लेकर और अपने घर के गहने को बेचकर काम चलाने पर मजबूर है। उन्होंने योगी सरकार से मांग करते हुए कहा कि हम लोगों पर भी सरकार ध्यान दे, हम लोग बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच चुके हैं। आइए सुन लेते हैं बात करते हुए जल निगम जल संस्थान मजदूर यूनियन के मीडिया प्रभारी हसन अली ने क्या कुछ कहा। देखा गया है कि जल निगम काफी चल चुका है, बहुत आंदोलन भी हो चुका है सैलरी को लेकर। खासतौर पर सैलरी रुक जाने से आप लोगों को काफी दिक्कत होती है। हम सबसे पहले आपका नाम और पद जानना चाहेंगे और जल निगम में जो समस्या है वो क्या रही है। मेरा नाम हसन अली है। मैं जल निगम संघर्ष समिति का मीडिया प्रभारी। जल निगम जो काफी चर्चा में चल रहा है, वो इससे पहले जो भी जिस तरह के सभी ये विभाग था, कम से कम सैलरी लोगों को सही से मिल रही थी। और अब क्या है कि इसमें कुछ प्रशासनिक हस्तक्षेप हुआ है, क्योंकि निगम जो था वो निगम में सैलरी की कभी कमी नहीं हुई शुरुआती दौर में, लेकिन कुछ हालात ऐसे होते गए जो अब बहुत दिक्कत है सैलरी की। 5 महीने हो गए हमारे नगरीय, इसका 2 पार्ट कर दिया, नगरीय में नहीं मिली, 2.5 महीना हमारे यहाँ हो गया। कर्मचारी बहुत परेशान। थोड़ा पीछे जाना चाहेंगे जल निगम के बारे में, उसके इतिहास के बारे में हम जानना चाहेंगे। ये जल निगम का क्या रोल है, क्या काम करता है ये, और इसके 2 भाग का वो कैसे हुआ। देखिए, एक्चुअली में जो जल निगम है वो ये 1975 में LSGD था, ये जो कि ये पूरे तरीके से सरकारी विभाग था और इसका जो भी तनख्वाह या पेंशन होती थी वो सीधे ट्रेजरी से आती थी। उसमें उस समय एक वर्ल्ड बैंक की एक योजना आई थी। उन लोगों ने ये यहाँ के लोगों को, सरकार को ये कहा कि हमको निगम बनाने दीजिए, हम आपको उससे अच्छी सुविधा देंगे और अच्छे आपको काम भी देंगे, अच्छा आपको बना देंगे, हमको निगम के लिए आप फिलहाल करिए। उस समय करीब वर्ल्ड बैंक ने 40 करोड़ रुपए दिया भी था। तो जब निगम बना तब तो ये बहुत शुरुआती दौर में अच्छा खासा इसमें था, लोगों को कभी 25 तारीख को ही सैलरी मिल जाती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी। उसके बाद से धीरे धीरे हुआ ये कि निगम में पहले प्रावधान ये था कि एक चेयरमैन IAS होता था, एक MD जो होता था वो इंजीनियर हुआ करता था, बाकी सारे विभाग टेक्निकल लोग रहते थे। तो उसमें इंजीनियर अपना काम करता था, प्रशासनिक जो था वो चेयरमैन IAS होता था वो करता था। कोई दिक्कत नहीं थी, कभी भी कोई परेशानी नहीं थी, आराम से चल रहा था। लेकिन हुआ ये कि सरकारें आती रही, आजम खां के टाइम पे आई, अभी जो सरकार चल रही है इसमें एक IAS की जगह 5-5 6-6 IAS बैठा दिए गए। और जहां पर MD का काम, इंजीनियर का काम है, वहां पे उनको MD बना दिया गया। तो जो इंजीनियर जो वर्क कर रहा है वो अच्छे तरीके से चला सकता है, जब वो उसको नॉलेज है, वो टेक्निकल है, विभाग चल रहा है अच्छे तरीके से। लेकिन इस सबको दरकिनार करते हुए सरकारों ने इस विभाग को, क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था है उत्तर प्रदेश जल निगम, इसमें ये सार्वजनिक विभाग में आता है, इसमें सारे विकास के पैसे आते हैं, सारी योजनाओं के आते हैं, पाइपलाइन है, टंकी है, आपका सीवर लाइन है। तो इसमें बहुत ज्यादा पैसा देखते हुए और शासन सरकारों की जो मंशा रही कि किसी भी निगम में या उसमें कि जहाँ ज्यादा होता वहां पे ब्यूरोक्रेट हावी हो जाता है, तो यहाँ पर IAS जो है वो हावी हो गई। अब चीज और जानना चाहेंगे कि ये समस्याएं कब से आप लोग के विभाग में, आप लोग के साथ होना शुरू हुई। ये समस्या एक समय में आजम खां
नगर विकास मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इसमें संशोधन करा करके, इसके विधान में संशोधन करा करके वो चेयरमैन बने और उनके समय से यहाँ पे आईएएस आना शुरू हो गए। और जब आईएएस लोग आए, फिर जब जानकारी नहीं, जो इंजीनियर काम करता है वो ना जानकार आदमी करेगा, तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आई और सब ये सब जो हुआ वो सिर्फ पैसे की लूट खसोट के लिए हुआ। एक चीज और जानना चाह रहे हैं कि कितने लोगों की अब तक की सैलरी है फंसी है, 5 महीना हो गया, तमाम खर्चे होंगे आदमियों के, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर का किस तरह से मैनेज करते हैं आप? अब भाई हम लोग आप लोग के माध्यम से चलाते रहते हैं और हमारे इसमें दो पार्ट, एक तो इन्होंने दो पार्ट कर दिया और दो पार्ट इसलिए किया कि जो है हम आपको अच्छी सुविधा देंगे और नगरीय काम नगरीय में रहेगा, ग्रामीण का काम ग्रामीण में रहेगा, उससे एक अच्छा बजट आएगा और आप लोग की जल निगम की सुविधा बेहतर हो जाएगी। लेकिन तकरीबन 2 साल हो गए, बेहतर क्या कहिए और बद से बदतर हो गई। इस वक्त प्रेजेंट टाइम में नगरीय में करीब 5 महीने का वेतन बाकी है, हमारे ग्रामीण में करीब 2.5 महीना हो रहा है बाकी है। कर्मचारी परेशान है, बीमार है, अपना घर का सामान गिरवी रख रहा है, ब्याज पर पैसे ले रहा है। धरना प्रदर्शन करो तो उसमें ये होता है कि प्रशासन दबाव बनाता है कि हम अपनी बात कह भी ना पाए, अपनी बात हम कहने जाएं तो हमको हमारे नाम से एफआईआर हो जाता है। जैसे तमाम अधिकारी हैं, इसके ऊपर भी आला अधिकारी हैं, सरकार है, कभी आप लोग ने कोशिश की कि उन तक बात पहुंचे? उन तक बात पहुंचाने की हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से किया, रैलियां किया, धरना प्रदर्शन किए, बहुत कुछ किए, लेकिन जो बीच की एक कड़ी है ये आईएएस ब्यूरोक्रेट, ये कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन में जो बैठे मंत्रीगण हैं उनको ये सही बातों का बताते नहीं कि क्या चल रहा है। हम लोग कुछ मांगते हैं, ये वहां जाके कुछ बताते हैं। तो ये योगी जी की सरकार को भी एक तरीके से बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि ये सही चीज अगर योगी जी तक पहुंचाएंगे तो वो अवश्य मानेंगे, ऐसा नहीं। पूरे मामले में किस तरह से आप फेस करेंगे, कैसे निपटेंगे इस समस्या से? अब हम लोग अभी हमारे जो पेंशनर्स हैं वो तो रिटायर हो चुके हैं, उनका तो कोई जरिया नहीं ना, वो बैठे हुए हैं। और भी आज तक के चैनल में निकला, कई मीडियाओं में चैनलों में हम लोग देते रहते हैं। और यहाँ तक कि जो संगठन जितने हमारे हैं, इस जल निगम की संघर्ष समिति है, मजदूर यूनियन है, आपका समन्वय समिति है, संगठन है, लेकिन अब होता यह है कि अभी हम मांगने जाए, कोई धरना प्रदर्शन करें तो उस पे ये लोग एफआईआर करा देंगे और ये करा देंगे कि जो है आप लोग ऐसा है वैसा है, और पता नहीं कितने मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं, वहां भी हाजिर हो रहे हैं, वहां भी कोर्ट को भी सही नहीं बातें बताते हैं। अभी कल 17 जनवरी थी, उसमें हाजिर हुए, सही 6 से 10 तक का एरियर बाकी है। कहीं से कोई मतलब इनके कर्मचारियों पर तरस कहीं से नहीं आ रहा है। बहुत बड़ी समस्या है, कैसे निपटेंगे आप लोग? कोई प्लानिंग होगी आप लोग? अब प्लानिंग ये है कि अब भाई मरता क्या न करता, अब सभी लोग अपने बच्चों से घर से परेशान है, दो दो वक्त की रोटी उनको खाने को नहीं मिल रही है, तो अथक हार के अब कहीं ना कहीं हम लोग आएंगे, सड़कों पर आएंगे और नहीं पहुंचाएंगे तो हम लोग सीधे अब जाएंगे शासन में, प्रशासन में, मंत्रियों के पास अपने गुहार लगाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। और हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, जब आदमी को भूख लगेगी तो कहीं ना कहीं वो चिल्लाएगा ही। नहीं, अब तक आपने धरना प्रदर्शन भी किया, आप बता रहे हैं, लोगों को ज्ञापन भी सौंपा, उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा कुछ नहीं निकला, कुल मिला करके आश्वासन मिला कि अगले महीने हो जाएगा, 3 महीने पे हो जाएगा, कि ये हो जाएगा, ये आश्वासन ही देते रहे निगम यहाँ कर्मचारियों को भी। और यही आश्वासन ये कोर्ट में भी दे रहे हैं और कोर्ट से जो है वो डेट लेकर के ये चले जाते हैं। कितने मुकदमे चल रहे हैं, हमारे कुछ लोगों को इन्होंने नगर निगम में भेज दिया ये कह के कि यहाँ पे वर्क नहीं है, और वर्क नहीं ना तो इनको तनख्वाह कहाँ से मिल रही है, वर्क तो बहुत है, लेकिन इन्होंने संगठन को भी बांट दिया है बीच में कि ना तुम एक हो सको, ना तुम अपनी लड़ाई लड़ सको। जो हमारे बॉडी शॉपिंग पे जो गए हैं लोग नगर निगम में,
उनको भी सही तरीके से तनख्वाह नहीं मिल रही है, उनके साथ भी वैसे ही गलत व्यवहार हो रहा है। बांटने की राजनीति कौन कर रहा है? बांटने की राजनीति इन लोगों ने गुमराह ये किया कि जो है एक तो पहले जल निगम को दो भागों में बांटा कि हम अच्छा कर लेंगे, योजनाएं लाएंगे, अच्छे वो हो जाएगी, कुल मिला के सब उसमें खत्म हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं ना, कुछ कर्मचारियों को भेज देते हैं नगर निगम में ताकि उनको सैलरी कायदे से मिलती रहे, उनका हो जाए। वहां वो और जाके परेशान है, उसके साथ वहां शौचालय व्यवहार हो रहा है। और ये बताइए जब पैसा नहीं है और आर्थिक स्थिति खराब है, भाई आपकी तनख्वाह 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आ जाती है, तो आपकी तनख्वाह आ जाती है। हम लोअर कर्मचारी, उनको कहाँ से तनख्वाह मिलती है? तो ऐसा जो व्यवहार चल रहा है इस वक्त। तो आखिर हम ये कह रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से आप क्या मांग करेंगे, कैसे कुछ मैसेज देना चाहेंगे सरकार को? अब आपके चैनल से हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी पीड़ा को माननीय मंत्री जी समझें, और हम लोग आपके चैनल के माध्यम से हमेशा कभी ज्ञापन, कभी कुछ, कभी अपने जो भी होता है जहाँ तक हम बात पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और फिर मैं वही कहूँगा जो कहता हूँ कि योगी जी संत समाज के हैं, और उन्होंने कभी भी किसी भी जीव का जो भी है, उन्होंने जानवर तक को देखा है। और उस अयोध्या नगरी में हम लोग बैठे हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, काम हम जैसे आप बता रहे हैं वैसे कर रहे हैं, तो हमारे भी 4 बच्चे हैं वो भूखे मर रहे हैं। इन ब्यूरोक्रेट के चक्कर में ना करके हमारी पीड़ा को सुने और हमारी पीड़ा को उस पर कार्रवाई करें, ताकि हम लोग भी ये समझ सके कि हाँ हमारे सरकार में हमको कुछ मिला है। अभी आपका जो गोरखपुर में कार्यालय था, जल शक्ति मंत्री ने उनका निरीक्षण किया था और वो बंद हो गया, क्या है पूरा मामला? देखिए वो हमारा कार्यालय वहाँ जरूर था, माननीय जल शक्ति मंत्री वहाँ पे गए, 10 बजे वहाँ ताला बंद था, तो वो कार्यालय हमारा स्थानांतरित हो चुका है कहीं और, वहाँ पर वो कार्यालय था ही नहीं। और दूसरी बात, माननीय जल शक्ति मंत्री जब वहाँ गए थे चेक करने के लिए, उन्होंने देखा ताला बंद है, ठीक है, उनको देखना चाहिए, चेक करना चाहिए कैसे है क्या है, लेकिन मैं उनसे भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरीके से माननीय आप हमको चेक कर रहे हैं, हमारी चीज़ों, हमारे कार्यालय को, हमारी ड्यूटी को चेक करें, इस तरह से हमारे पेट की पीड़ा को भी समझें, हमारे वेतन के लिए भी कार्रवाई करें। इस पर किसी भी का ध्यान नहीं जाता है। मैं उनसे भी यही निवेदन करना चाहूँगा, कृपया हमारे बाल बच्चों को, हमारे पेट की पीड़ा को समझें। आप अवश्य चेक करें, आप अधिकारी हैं, मंत्री हैं, हम लोग आपके नौकर कर सकते हैं। जरूरतमंदों में बांटे गए कंबल। अयोध्या रतिया वार्ड में जरूरतमंदों को कंबल बांटे गए। कांग्रेस की संभावित पार्षद पद प्रत्याशी रोजी खान के निवास पर कांग्रेस की संभावित मेयर पद प्रत्याशी प्रमिला राजपूत ने जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटकर उनकी थोड़ी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की है। कंबल पाकर जरूरतमंदों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। इस मौके पर प्रमिला राजपूत ने कहा कि यही सबसे सच्चा धर्म है, जो किसी जरूरतमंद की जरूरत को कुछ कम किया जा सके और उनके काम आया जा सके। इस मौके पर कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रभारी आरिफ आब्दी, डॉक्टर विनोद गुप्ता सहित कई कांग्रेसी मौजूद रहे। तो हमारे रतिया वार्ड में हम आए हैं कंबल वितरण के लिए, सभी भाई बंधुओं को इकट्ठा किया हमने। क्या ये कुछ ठंड में हम लोग बना करें, काफ़ी ठंड पड़ रही है। कितने कंबल बांटे हैं? हम लोगों ने 21 कंबल बांटे। क्या मैसेज देना चाहते हैं कंबल बांट के? मैसेज ये देना चाहते हैं कि बस जो ठंड है इसके लिए इन लोग को, गरीबों को कंबल वितरण किया है और इनके भले के लिए जो कर सके हम करेंगे। नाम था प्रमिला राजपूत और पद संभावित मेयर पद की प्रत्याशी हूँ। प्रमिला राजपूत, कांग्रेस पार्टी से। यहाँ पे कम्बल बांटने का प्रोग्राम था। प्रमिला राजपूत यहाँ पे आई, महिला मतलब लड़ रही हैं, प्रत्याशी हैं यहाँ की, मेयर लड़ रही हैं। उन्होंने यहाँ हसनू कटरा रतिया में जो है कम्बल बांटे हैं और गरीब लोगों की बहुत मदद की है और आगे भी वो करती रहेंगी और आप लोग उन्हीं को साथ दीजिए, उन्हीं को जिताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोजी है। बजरंग दल ने सौंपा महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन।
आज आंधीपाक में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि आज देश विकट परिस्थितियों से जूझ रहा है, जिसकी ओर हम आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। देश में जिहादी तत्वों और घृणा और आतंक का वातावरण निर्माण कर रहे हैं। कभी सरतन से जुदा गैंग सक्रिय होता है तो कभी लव जिहाद या लव जिहाद के अन्य प्रकारों में से हिंदू समाज को आतंकित करने का षड्यंत्र किया। इस मौके पर बजरंग दल व अन्य हिंदू संगठनों से जुड़े लोग भी मौजूद रहे। जी, हम लोगों ने बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की निरंतर हो रही हत्या और हत्या के प्रयासों के लिए हम लोग को राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन देने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और निरंतर जो इस्लामिक कारणों से और उनके अनुयायियों के द्वारा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू नौजवानों की हत्या और उनके प्रयास हो रहे हैं, उसी को रोकने के लिए हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदया से निवेदन ज्ञापित किया है। कितनी मांगे, क्या? जी, इसमें 4 मांगे हैं हमारी। जो है, एक तो किसी भी कार्यकर्ता की किसी रूप में भी यदि हत्या हो रही है तो उस की स्थिति में उसके किसी मुआवजे का प्रबंध हो, या फिर उनके जो है और उनको मारने वाले के या उनको घायल करने वाले के लिए कठोर दंड का प्रावधान हो। और दूसरा जो है, मदरसों के द्वारा निकले हुए छात्र जो कम आयु में ही उनके सामने तमाम तरीके की बकरे की, मुर्गे की और जो तमाम हत्याएं करके खाने पीने की उनकी परंपरा है, उसके द्वारा जो उसमें उनको शिक्षा मिल जाती है क्रूर बनने की, तो उनकी क्रूरता से उनके जो जिहादी आचरण उत्पन्न होता है और उसी की शिक्षा पद्धति के द्वारा वो हिंदू धर्म को तमाम प्रकार से क्षति पहुंचाते हैं। तो इसलिए मदरसे की जो व्यवस्था है उस पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। जी, तो किसको सौंपा ज्ञापन? जी, ये राष्ट्रपति महोदया के लिए ज्ञापित है। ज्ञापन लेके कौन आए थे? जी, सिटी मजिस्ट्रेट जी आए थे। क्या नाम है आपका? क्या पद? लालजी शर्मा, जिला संयोजक बजरंग दल। कांग्रेस ने अल्पसंख्यक विभाग के आरिफ आब्दी, जो प्रदेश महासचिव रहे हैं, उनको बाराबंकी और अंबेडकर नगर का प्रभारी बनाया गया है, जिसका उन्होंने पार्टी का आभार प्रकट किया। और उन्होंने बताया कि किस तरह से समाजवादी, बसपा या अन्य पार्टियों ने अल्पसंख्यकों को ठगा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यूपी में अल्पसंख्यक जान चुका है कि हमारा हित कांग्रेस में ही है। आइए हम आपको सुनाते हैं मीडिया से बात करते हुए आरिफ आब्दी ने क्या कुछ कहा। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि शुक्रिया। कांग्रेस ने आपको जिम्मेदारी सौंपी है, किस तरह से निभाएंगे? देखिए, पहले तो हम प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं और माननीय चेयरमैन शहनवाज आलम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने मुझ पर यकीन रखते हुए मुझे जो है अंबेडकर नगर और बाराबंकी ज़िले का प्रभार दिया है। और अल्पसंख्यक विभाग को मजबूत करने में हम पूरा वक्त देंगे। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह अभी तक अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को सिर्फ ठगने और बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, उस तरह अल्पसंख्यकों की आवाज़ को बुलंद करने का और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए हर मुमकिन लड़ाई लड़ेंगे। ये बड़ी चेतावनी है कि यूपी में कांग्रेस खत्म एक हिसाब से साफ हो चुकी है। किस तरह से आप, क्या प्लान है आपके पास जो 2024 में फिर? देखिए, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी की तरफ अपना रुझान किया, और मगर उनको ये समझ में आ गया है कि समाजवादी पार्टी आज तक उनको सिर्फ बेवकूफ़ बनाती चली आई, उनके हक की लड़ाई कुछ नहीं लड़ी। उसका पूरा उदाहरण है आजम खां। आजम खां के साथ हुए नाइंसाफ़ी का एक बार भी अखिलेश यादव ने लड़ाई नहीं लड़ी। अभी उनके सोशल मीडिया इंचार्ज को जेल गए थे, थाने बैठा लिए गए थे, तो अखिलेश यादव स्वयं गए उनको छुड़ाने के लिए। क्या कभी आजम खां को छुड़ाने के लिए या उनके बेटे, उनके परिवार को छुड़ाने के लिए गए हैं? कभी नहीं गए। आजम खां के लिए कभी नहीं आए। किसी मुसलमान के बंद हो जाने पर वो थाने तक नहीं जाते हैं, अदर कोई आ जाता है तो थाने तक जाते हैं। इससे मुसलमान पूरी तरह समझ चुका है। वहीं बहन प्रियंका गांधी या राहुल गांधी जी हुए, हमेशा मुसलमान की आवाज़ को उठाया है और कंधे से कंधा मिला के चले हैं, और इसलिए मुसलमान इस बात को समझ चुका है। सन 2024 में पूरी तरह वो कांग्रेस के साथ चलने को तैयार है। क्या प्लान है 2024? देखिए, आपको पता होगा कि भारत जोड़ो यात्रा एक चल रही है राहुल गांधी जी की, उससे काफ़ी ज़्यादा जो है समाज को इकट्ठा करने का काम किया है। और अभी 26 तारीख से एक हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जिसमें हम लोग गांव-गांव, दरवाजे-दरवाजे तक जा करके लोगों को जो है सरकार की जो है खराबियों के, जो खराबी रही हैं, जो कमियां रही हैं, उसके बारे में बताएंगे और उसको पूरा करेंगे। अल्पसंख्यक विभाग की बहुत भारी जिम्मेदारी है, अल्पसंख्यक को जोड़ना
किस तरह से जोड़ पाएंगे, क्या बताएंगे? देखिए, अल्पसंख्यकों को अब जोड़ने की जिम्मेदारी नहीं है, अल्पसंख्यकों की हक की आवाज उठाने की जिम्मेदारी है। जिस तरह समाजवादी पार्टी ने जिस तरह कुरैशी बिरादरी को, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को जिस समय बनाया, कुरैशी बिरादरी ने उस समय चंदा दे दे के जो है समाजवादी पार्टी को उभारा, वही कुरैशी बिरादरी को सन 2012 में एनएसए और मुकदमे लगा करके जेल भेजने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी की वजह से आज कुरैशी बिरादरी जो है वो बेरोजगार हो चुकी है, क्योंकि जिस समय उनको लाइसेंस देने थे मीट सप्लाई के और इसके, उस समय उन्होंने उसका रिन्यूअल नहीं किया। जो बूचड़ खाने खोलने थे उसका लाइसेंस नहीं दिया, न देने की वजह से आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे आई है तो उनको बेरोजगार होने का काम हुआ है। जिस तरह पहले उर्दू अनुवादक की और तमाम जो है वो नौकरियां कांग्रेस सरकार में रहती थी, हर विभाग में उर्दू ट्रांजेक्शन रहता था, समाजवादी पार्टी ने उसको आने के बाद रिक्त पदों को कभी भरने का काम नहीं किया। आप अगर हमारे परिवार क्षेत्र की बात करेंगे तो अंबेडकर नगर में बुनकर हैं, बुनकरों के साथ जब ये सरकार में आए तो इन्होंने कहा कि आप बिल ना जमा कीजिए, मैं माफ करूंगा, और इन्होंने 5 साल उस बिल को जमा ही नहीं होने दिया और न अपना कुछ बजट से पैसा दिया। उसकी नौबत यह आई कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार आई तो भारतीय जनता पार्टी ने उसके बढ़े हुए बिल 4-4, 6-6 लाख के बिल लोगों के, बुनकरों के घर भेज दिया। आज नौबत यह आ चुकी है कि बुनकर बीच में स्ट्राइक कर चुका है और बुनकर एकदम बेरोजगारी की कगार पर है। ये सब देन समाजवादी पार्टी की है। समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम किया, जबकि अपना असल रहनुमा समझकर समाजवादी पार्टी के साथ जो है खड़ा हुआ। देखिए, सपा भी है, बसपा भी है, ओवैसी साहब की भी पार्टी है, तो कितनी चुनौती है? देखिए, जहां तक आप बसपा का बात कर रहे हैं, बसपा ने अपने कैडर वोट जो थे उसको भी खत्म कर दिया है और उसको भी अपने आप को, बहन कुमारी मायावती जी ने अपने आप को बचाने के लिए उसको भारतीय जनता पार्टी की तरफ ट्रांसफर करने का काम किया है। जहां तक ओवैसी भाई की बात करते हैं, ओवैसी भाई देखिए ऐसा है कि हम, ये भारत सेकुलर देश है, ठीक है, यहाँ पर सारी जातियां एक साथ, जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है आज उसी के लिए चल रही है। ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर दोनों में पैक्ट है कि हम हिंदू हिंदू करेंगे, तुम मुसलमान मुसलमान करो, और भारत में इसको बंटवारे का काम हम लोग करते हैं दूरी करें। जबकि राहुल गांधी वहीं देखिएगा आप तो एक जाति की बात करते हैं। तो ये जनता अच्छे समझ चुकी है कि हमको किसके साथ चलना है। आज तहसील स्थित तिकोनिया पार्क में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट गुलशन तिवारी ने यूपीएससी समेत अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को कोरोना क्षतिपूरक प्रयास व आयु सीमा में छूट दिए जाने की मांग को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। गुलशन तिवारी ने बताया कि छात्रों की मांग न्याय संगत होने के बावजूद उन्हें लंबे समय से इसको लेकर संघर्ष करना पड़ रहा है। सरकार को अविलंब इस संदर्भ में सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। यदि हमारी मांगें पूर्ण नहीं की जाती तो आगे हमारा संगठन बड़े आंदोलन करने का बाध्य होगा। देखिए, जो हमने आज ज्ञापन दिया है उसका विषय ये है कि पिछले 2 सालों से दिल्ली में, और दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश से, यूपीएससी और तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें अभ्यर्थी जो है कोरोना काल की विसंगतियों के चलते परीक्षा देने से वंचित रह गए। वंचित रहने का कारण ये रहा, या तो आयु सीमा से बंध गए या फिर उनको अटेम्प्ट उनके ख़त्म हो गए। तो वो उस काल की विसंगतियों को देखते हुए सरकार को उनको एक बार के लिए एज रिलैक्सेशन और उनको अवसर देना चाहिए परीक्षा में बैठने का। उन्होंने एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल और अग्निवीरों के लिए दिया है, वही अवसर उन लोगों को मिलना चाहिए एक बार के लिए। बिल्कुल जायज़ मांग है, न्याय संगत मांग है, और हम लोग इसी को लेकर के आज हमने प्रधानमंत्री जी को जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया है। गुलशन तिवारी नाम है मेरा, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। आरक्षण बचाओ, रोजगार बचाओ, महंगाई हटाओ, भाजपा हटाओ की मांग को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने हेमू कालानी पार्क में धरना प्रदर्शन किया। धरने की अध्यक्षता यशोदा नंदन कृष्ण ने और संचालन भाकपा जिला सचिव अशोक कुमार तिवारी ने किया। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि भारत का संविधान जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर किसी वर्ग में भेद नहीं करता, लेकिन भाजपा आरएसएस की सरकार इन्हीं बिंदुओं के आधार पर समाज में एक दूसरे के बीच नफरत फैलाने की पुरजोर कोशिश में दिन रात जुटी है। नगर निकाय के चुनाव में भाजपा का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आ गया। जब सुप्रीम कोर्ट का 2021 का फैसला था तो उसके आधार पर पिछड़ी जातियों का सर्वे क्यों नहीं कराया गया, यह अपने में बड़ा प्रश्न है तथा भाजपा सरकार का पर्दाफाश करता है। भाकपा के जिला सचिव अशोक तिवारी ने बताया कि भाजपा सरकारों द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों को या तो बंद किया जा रहा है या बेचा जा रहा है। सरकारी विभागों में लाखों पद रिक्त हैं किंतु उन्हें नहीं भरा जा रहा है।
बेरोजगारी की सही स्थिति श्रम भागीदारी दर और लोगों की आय से समझा जा सकता है। आज आरक्षण बचाओ, रोजगार बचाओ, महंगाई घटाओ और भाजपा हटाओ, इस नारे के साथ हम लोगों का आज यहाँ धरना था और महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन हम लोगों ने नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा है और मांग की है कि भाजपा सरकार जो लगातार समाज में हिंदू मुसलमान मतलब यूँ कहिए कि जात धर्म लिंग भाषा के आधार पर जो जनता को आपस में लड़ाना चाहती है और लगातार उसके लिए प्रयास कर रही है, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ये सोच है कि जब तक भाजपा सरकार को हटाया नहीं जाएगा तब तक ये सब चीज़ें रुक नहीं पाएंगी। अभी देखिए नगर निकाय के चुनाव में भाजपा के जो आरक्षण विरोधी चेहरा है सबके सामने आया है। जब 2021 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि चुनाव से पहले आयोग बनाकर उसका सर्वे किया जाए और सर्वे के आधार पर आरक्षण की स्थिति तय की जाए, तो सरकार ने इस बात को क्यों नहीं माना? इसका मतलब है कि वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती है, संविधान को नहीं मानती है, उसके खिलाफ काम करती है। ये बड़ा प्रश्न है और महामहिम राष्ट्रपति को इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस देना चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए कि उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना क्यों की। दूसरे, देश में तमाम जो सार्वजनिक उपक्रम हैं उनको लगातार बेचा जा रहा है या तो बंद किया जा रहा है, चंद पूंजीपतियों के हाथ में औने पौने दाम पर बेचा जा रहा है और जिससे रोजगार तमाम घट रहे हैं। सरकारी विभागों में लाखों पद खाली हैं, उन पर भर्तियां नहीं हो रही हैं। नौजवान बहुत ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि उसके बाद कोई रोजगार नहीं है। और अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि 45% से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं इस देश में। तो स्थिति बहुत ही भयंकर है। दूसरे, महंगाई सभी लोग जानते हैं, महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है। आम आदमी के लिए, गरीबों के लिए जो 45% से हैं गरीबी रेखा के नीचे, उनके लिए रोज़ अपनी रोटी की व्यवस्था कर पाना मुश्किल हो रहा है। तो इन सब मांगों के लिए हमने महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है नगर मजिस्ट्रेट के माध्यम से। अयोध्या धाम के तुलसी नगर बक्सरिया टोला स्थित जानकी सखी मंदिर व पंजाबी आश्रम में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा आयोजन किया जा रहा है। ये कथा आचार्य श्याम सारथी जी महाराज के द्वारा कही जा रही है, जिसका आज चौथा दिन रहा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तगण भगवान की कथा में लीन हुए। बता दें कि यहाँ कथा 15 जनवरी से शुरू हुई, जो 21 जनवरी संपन्न होंगी और 22 जनवरी को विशाल भंडारे के साथ इसका समापन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में अयोध्या के साधु संत व भक्तगण शामिल होंगे। जिसकी जानकारी देते हुए आचार्य हरिओम शास्त्री बताते हैं कि यह कथा 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा की जा रही है। इस कथा का मेन सूत्रधार बाबा लाल दयाल जी की परम शिष्या माता राजरानी जी की पुण्यतिथि के अवसर आयोजन किया जा रहा है। इस कथा में आचार्य श्याम सारथी जी महाराज, याज्ञाचार्य आचार्य राजकुमार शास्त्री, राजेंद्र तिवारी एवं अनमोल आदि लोग मौजूद रहे। ये कथा 7 दिवसीय की जा रही श्रीमद् भागवत कथा। ये जानकी सखी मंदिर बक्सरिया टोला जो तुलसी उद्यान से सटी हुई मार्ग गोला घाट जाने के लिए इसी रास्ते पे हमारा मंदिर पड़ता है, जानकी सखी मंदिर पंजाबी आश्रम। और यह श्रीमद् भागवत कथा जो हो रही है, भागवत में भी कहा गया कि जन्मांतरेव भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर और युग युगांतर के जब पुण्य फलीभूत होते हैं, तब जाकर के वह परमात्मा ऐसा सुयोग्य अवसर हम भक्तों को प्रदान करता है कि हम बैठ करके भगवान की दिव्य कथा को श्रवण कर सकें। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस बात को कहते हैं कि आवत यही सर अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आए न जाई। जब परमात्मा की कृपा जीव पर होती है तब जाकर के ऐसा कठिनतम अवसर हम भक्तों को प्राप्त होता है कि हम बैठ करके ऐसे परमात्मा के प्रांगण में बैठ करके दिव्य कथा को श्रवण कर सकें। ये रामानुजाय संप्रदाय का मंदिर है। सतगुरु बाबा लाल दयाल जी के पूर्ण तिथि पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कथा के मेन सूत्रधार जो हैं वो माता राजरानी जी हैं, जो कि बाबा लाल दयाल जी के परम शिष्या हैं। उन्हीं के पूर्ण तिथि पर ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। इसमें जो कथा व्यास हैं परम पूज्य गुरुदेव भगवान आचार्य श्याम सारथी महाराज, यज्ञाचार्य आचार्य राजकुमार दास जी और आचार्य अनूप वाजपेयी जी
और हमारे छोटे बालक अनमोल पांडे जी और आकाश जी। हमारा हरिओम मिश्र नाम है। राम की नगरी अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण की प्रगति का कार्य तेजी से चल रहा है। वहीं मंदिर निर्माण की प्रगति को 2024 में होने वाली मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा किया जाना है, जिसको देखते हुए मंगलवार को राम मंदिर निर्माण कार्य का जायजा लेने मुख्य वित्त अधिकारी L&T के आर शंकर रमन व L&T के मुख्य परियोजना निदेशक BK मेहता अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राम जन्मभूमि परिसर में ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ राम मंदिर निर्माण का जायजा लिया और मंदिर निर्माण कार्य को बारीकी से देखा। इस दौरान राम मंदिर निर्माण का जायजा लेने के बाद मुख्य वित्त अधिकारी L&T के आर शंकर रमन ने बताया कि राम जन्मभूमि मंदिर प्रोजेक्ट नहीं आध्यात्मिक यात्रा है। इस प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से करना यह हमारा धर्म है। हमारी टीम राम सेवक है। हम इतिहास में देश को योगदान दे रहे हैं। तो वहीं L&T के मुख्य परियोजना निदेशक BK मेहता ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण पुरानी तकनीक और नई तकनीक का समन्वय है। जितना रिसर्च श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण को लेकर हुआ, उतना रिसर्च किसी और प्रोजेक्ट को लेकर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यह पूरा मंदिर 1000 वर्ष के लिए डिजाइन किया गया है और इस पर कई निर्माण एजेंसियों ने मिलकर काम किया है। इतना रिसर्च कभी नहीं हुआ। 1000 साल के लिए मंदिर है, ये उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं है, ये स्पिरिचुअल जर्नी है और अच्छा प्रोजेक्ट ठीक से करना है हमारा धर्म में, बट इधर ब्रॉडर पर्पस मिला है हम लोग का। एंड ये हिस्ट्री बनाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इतना आसानी से कंपनी से ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। वी फील वेरी ब्लेस्ड एंड हमारा टीम है वो बिल्कुल राम सेवक है। दे आर वर्किंग विथ लॉट ऑफ प्राइड, इमोशन एंड वी बिलीव दैट वी आर कंट्रीब्यूटिंग समथिंग टू द कंट्रीज हिस्ट्री। ये अपॉर्चुनिटी हम लोग अच्छा करना है, वही हमारा एम्बिशन है। बाकी राम का आशीर्वाद। थैंक यू। तकनीक की बात करें तो कितना रिसर्च हुआ और इस तरह के जो मंदिर बन रहे हैं इसके पहले क्या क्या इमारतें इस तरह बनी? सी क्या है, हर प्रोजेक्ट वो नया एक्सपीरियंस देता है, वो इंजीनियरिंगली चैलेंजिंग होता है। इधर इतना खूब एक्सकवेशन करना पड़ा था, इतना हेवी स्टोन्स यूज़ करना पड़ा था, उसमें कार्विंग जैसे काम है। ये सब सोफिस्टिकेटेड चीज़ है, नॉर्मल काम नहीं है। सो जो भी मुंबई एयरपोर्ट हो, दिल्ली एयरपोर्ट हो और पटेल का स्टैचू हो और अभी शंकराचार्य का स्टैचू हो रहा है और ये राम मंदिर, हर प्रोजेक्ट वो डिफरेंट चैलेंज देता है। बट बड़ी बात यही है दैट हर चैलेंज को हम लोग इंजीनियर का हेल्प से कॉन्कर करते हैं और अच्छा बनाते हैं फाइनली। सो टेक्निकली हम लोग को बहुत मिला सीखने के लिए ये प्रोजेक्ट में। शायद ये यूज़ करेंगे दूसरा प्रोजेक्ट। एंशिएंट टेक्नोलॉजी जो भी ट्रेडिशनल वे मंदिर का जो है वो भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और आज की नई टेक्नोलॉजी उसको भी उसके साथ में समन्वय करके इसको कर रहे हैं, इसीलिए इतना फास्ट काम हो रहा है। पहले मंदिर बनाने में जनरेशन्स लगता था, अभी हम बहुत जल्दी काम कर रहे हैं और आपने इसको देखा है। और इसीलिए हो रहा है कि हमने दोनों का ओल्ड टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी सब मिक्स करके कर रहे हैं इसमें। चलिए, इस तरह के कोई और मंदिर बने थे या स्ट्रक्चर बने थे? नहीं, इतना रिसर्च कोई भी मंदिर में नहीं हुआ है। यहाँ पे भूकंप के लिए हमने जो किया हुआ है, IITs NITs सबका हमने यूज़ में लिया हुआ है। यहाँ पे उनके एक्सपीरियंस को L&T का डिज़ाइन टीम, टाटा का डिज़ाइन टीम, सब ने मिलके इस पर इतना रिसर्च किया है। 1000 साल के लिए मंदिर है ये, उसी हिसाब से डिज़ाइन किया। अयोध्या पुलिस की मुठभेड़ में अनंतर जनपदीय 4 पहिया वाहन चोरों को सरगना समेत 4 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से चोरी की 2 कार, 1 बोलेरो, 1 पिकअप बरामद करते हुए अवैध असलहा व चोरी में प्रयोग होने वाले उपकरण भी कोतवाली नगर की पुलिस ने बरामद किया है। सरगना मोहम्मद खादिम जनपद अमेठी का रहने वाला है और 3 लुटेरे सीतापुर के रहने वाले हैं। इन सभी के विरुद्ध अयोध्या, अंबेडकर नगर, सीतापुर, बाराबंकी व गोंडा में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस की ये कार्यवाही मुखबिर की सूचना पर की गई है। सूचना पर पुलिस ने की थी घेराबंदी और भागते समय अपराधियों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया था। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर 4 अपराधियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है।
एसपी सिटी मधुबन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के समक्ष अभियुक्तों को पेश कर पूरे मामले का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि कोतवाली नगर पुलिस व सर्विलांस टीम ने कोतवाली नगर के गुरु नानक स्कूल के पास पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिस पर चारों अभियुक्तों ने पुलिस पर फायर करते हुए भागने की कोशिश की। इसी मुठभेड़ में हुए सभी को गिरफ्तार किया गया और चोरी के वाहन के साथ अवैध असलहा भी बरामद किया गया है। प्रकरण थाना कोतवाली नगर का है। यहाँ नए साल की शुरुआत में थाना कोतवाली अयोध्या क्षेत्र में कोतवाली नगर क्षेत्र में वाहन चोरी हुए थे। 2 वाहन चोरी हुए थे, एक ऑल्टो कार और एक और वाहन। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किए गए थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा इस घटनाओं को वर्कआउट करने के लिए कोतवाली नगर और सर्विलांस टीम को लगाया गया था। सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और जो मुखबिर की सूचना थी उसके आधार पर ये गाड़ियां ट्रेस की गई, अभियुक्त को ट्रेस किया गया और जो है आज कोतवाली नगर के रायबरेली रोड क्षेत्र पर गुरु नानक स्कूल के पास सुबेरे एक पुलिस मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए और 4 वाहन बरामद हुए, जिनमें दोनों वाहन कोतवाली नगर के और इसके अलावा 2 अन्य जनपद अम्बेडकर नगर और सीतापुर से चोरी किए गए वाहन हैं। इसमें पूछताछ करने पर पता चला कि ये एक संगठित गैंग है। इसमें एक जो मेन अभियुक्त है वो अमेठी की चौकी इन्होना, थाना इन्होना क्षेत्र का है। 2 अभियुक्त इसमें सीतापुर के हैं और एक अभियुक्त यहाँ का है। 4 वाहन बरामद हुए हैं और आज इनको गिरफ्तार करके इनसे पूछताछ करके इनको जेल भेजा जाना है। सर, अलग अलग जिलों की गाड़ियां बरामद हुई हैं, तो क्या ये अलग अलग जगह जाके एक्चुअल में इनका मोडस ऑपरेंडी जो है ये पुरानी गाड़ियों को चोरी करते हैं। इनके पास जो तलाशी में एक चाबी प्राप्त हुई है, जो लॉक होता है उसको तोड़ने की और वाहन को स्टार्ट करने की एक की प्राप्त हुई है और ये अलग अलग जिलों में जाके इस तरह के वाहनों को चोरी करके फिर जब 4 वाहन 5 वाहन इकट्ठे होते हैं तो उनको ले जाके बाहर बेचने का काम करते हैं। ये अलग अलग स्थानों से वाहन को चोरी करके एक जगह इकट्ठा करते थे, फिर उन इकट्ठे वाहनों को अलग अलग ले जाके इकट्ठा बेचते थे आसपास के जनपदों में। आपने देखा होगा इन्होंने सीतापुर में चोरी की, अम्बेडकर नगर में चोरी की और जो अभी आपके अयोध्या जनपद में चोरी की। तो यहाँ स्थानीय इनका एक अभियुक्त है इसमें जो पकड़ा गया। इसके अलावा सीतापुर के 2 अभियुक्त हैं, एक अभियुक्त जो आपका अमेठी जनपद है वहाँ का भी है। तो निश्चित रूप से जहाँ ये घटना कारित करते थे वहाँ का इनका एक साथी, इनके साथी जनपद है वहाँ का भी है। तो निश्चित रूप से जहाँ ये घटना कारित करते थे वहाँ का इनका एक साथी, इनके साथी होता था। ये बेचने कहाँ जाते थे बाहर? जानकारी में तो ये पता चला कि ये इस रास्ते से नेपाल बेचने इन वाहनों को जा रहे थे, लेकिन सूचना मिलने पर सर्विलांस टीम के द्वारा ट्रैप करने पर और कोतवाली नगर के जो मुखबिरी तंत्र था उसके आधार पर इनकी रायबरेली रोड पर ये जानकारी हुई। पता यूपी में इनके नेटवर्क में खंगाले जा रहे हैं। अभी और भी इससे जानकारी कर रहे हैं कि इन्होंने और कहाँ कहाँ ये घटनाएं की हैं। इस संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है और पूछताछ